हेलो एवरीवन, हेलो सीए स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, तो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स लेके आया हूँ अमेंडमेंट्स। आज के लिए सिर्फ इनकम टैक्स के अमेंडमेंट करेंगे डिस्कस, जिसके अंदर मैं आपको जो दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अब हो गई हैं ज़रूरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिसंबर में एग्जामिनेशन है और कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता ही है फाइनेंस एक्ट वाली अमेंडमेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो हम लोग अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं डिस्कस, वो है नोटिफिकेशंस वाली। जी हाँ, नोटिफिकेशंस वाली अमेंडमेंट्स। नोटिफिकेशंस जो कि आपको अप टू 30 अप्रैल 2021 करनी होंगी। ये अमेंडमेंट सिर्फ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है, तो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। अप टू 30 अप्रैल 2021 की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके सामने हैं। इससे पहले जो बच्चे पिछले एग्जाम्स दे चुके हैं या फिर वो पिछले एग्जाम्स अभी तक उन्होंने पिछले एग्जाम्स दे चुके हैं, उन्होंने तो फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ा होगा, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 तो लागू हो चुका था। समझ गए? अब आपको, अगर आप इस दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हो और आपने अभी तक फाइनेंस एक्ट 2020 नहीं पढ़ा, तो बच्चों सुन लो ध्यान से। आपको एक तो फाइनेंस एक्ट 2020 डिस्कस करना होगा, 2020 पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशंस पढ़नी होंगी अप टू 30 अप्रैल, अप टू 30 अप्रैल 2021। तो बच्चों ये है आपके एग्जाम जो कि दिसंबर में होने हैं 2021। मेरी बात समझ में आ गई? तो 30 अप्रैल 2021 तक के सारे आपको अमेंडमेंट्स देखने होंगे, सब चीजें पढ़नी होंगी। इज दैट क्लियर? सो फाइनेंस एक्ट 2020 आप लोग पढ़ चुके हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा एक अलग से अमेंडमेंट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 वाले अमेंडमेंट्स का, तो वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स की तकरीबन 9 टॉपिक्स की अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो आप कवर कर सकते हो। अभी जो है आज हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशंस की अमेंडमेंट्स क्या हैं? सिर्फ 2 ही नोटिफिकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर खास आए नहीं है जिसका हमारे एग्जाम से रिलेशन हो। तो जो पहला है, अच्छा एक और बात, पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ इनकम अंडर द हेड सैलरी में दोस्तों एक अमेंडमेंट आया है, छोटा सा नोटिफिकेशन के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर आप आरपीएफ अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा इन एग्रीगेट 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराता है, कौन? एम्प्लॉयर जमा कराता है। तो जो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुआ है एक साल में, उस अमाउंट को भी हम परक्विजिट मानते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट्स में दोस्तों। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ऐसा क्या अमेंडमेंट आया, आओ जरा देखते हैं। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई इन आरपीएफ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट एज पर एटीसीसीडी, वही नेशनल पेंशन स्कीम वाला, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा करवाया 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका परक्विजिट बनेगा अंडर द हेड सैलरी। सर ये बात तो हमें बताया था आपने पहले भी, तो ये बात तो हो गई क्लियर। बट नया चीज जो आया है वो है ये फॉर्मूला, लिखता है कॉन्सिक्वेंटली any annual accretion by way of interest, dividend or any other of the similar nature during the previous year credited in the fund। भाई सिंपल सी बात है, आपके फंड में पैसे हैं, अब उस फंड से आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या कोई भी तरह का अमाउंट मिल रहा है जो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है। आरपीएफ वाले दे रहे हैं, एनपीएस वाले दे रहे हैं, या फिर सुपर एनुएशन फंड वाले दे रहे हैं, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डिविडेंड इकट्ठा होता है। तो ऐसे केस में जितना भी इंटरेस्ट और डिविडेंड इकट्ठा हुआ है उसको भी हम परक्विजिट बनाएंगे, हम उसकी वैल्यू को भी परक्विजिट कंसिडर करेंगे। बट उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, और उस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट आपका परक्विजिट बनेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली एनी एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्रेडिटेड इन द फंड रेफर्ड अबव to the extent it relates to employer contribution which is included in the total income in any previous year would also be perquisite under the head salary। एक बात का ध्यान रखना,
ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर। नाउ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इंटरेस्ट अगर जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको किसी भी ईयर में अगर क्रेडिट हुआ है तो वो आपको टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी एज अ परक्विजिट। So consequently, any annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar name during the previous year credited in the fund referred above to the extent it relates to employer contribution। जो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो तो बच्चों अदर सोर्सेज में जाती है, ये बात आप जानते हो। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंटरेस्ट, तो टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर वुड ऑल्सो बी परक्विजिट अंडर द हेड सैलरी एंड शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। और उसको हम इस तरीके से कंप्यूट करेंगे। तो दोस्तों क्या है वो फॉर्मूला कि इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकें कि कितना इंटरेस्ट आपको परक्विजिट माना जाएगा। टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय अगेन आर। प्लीज ध्यान से देखना, PC बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई बाय आर। नाउ व्हाट इज आर हेयर, व्हाट इज PC हेयर, व्हाट इज PC1, व्हाट इज TP1, व्हाट इज TP। तो ये सब चीजों के बारे में यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो। TP इज इक्वल टू टैक्सेबल परक्विजिट, जो इंटरेस्ट के केस में कितना टैक्सेबल होना चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं करंट प्रीवियस ईयर में। तो TP इज टैक्सेबल परक्विजिट, फिर TP1 इज एग्रीगेट ऑफ द टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) फॉर द प्रीवियस ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। मतलब इस करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी कोई ऐसा अमाउंट जो कि पिछले साल का टैक्सेबल हुआ था हम उसको TP1 बोलते हैं। ये रहा TP1, ठीक है, उसको हम यहाँ पे TP1 बोलते हैं जो पिछले साल का था। PC इज इक्वल टू अमाउंट ऑन एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। जो भी अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा दिया गया है उस अमाउंट को हम लोग, जो एक्सेस अमाउंट है हम उसको PC बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया गया है, इसकी डिनोशन को भूल जाओ कि ये PC का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे बनाया, छोड़ दो। सिर्फ ये सोचो कि ये कहना क्या चाहता है। PC इज एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी एवरेज कर देंगे उसको, मल्टीप्लाई बाय आर। नाउ व्हाट इज आर इज इक्वल टू आई अपॉन फेवरेट, FAVG, ठीक है। अब आई अपॉन FAVG फेवरेबल, जो भी इन्होंने सोच के बनाया होगा, आई इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज आई हेयर, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। जो भी इनकम एक्रू हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको हम यहाँ पे आई बोलते हैं। और FAVG जो है वो क्या है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, यानी 1/4/2020 को जो भी बैलेंस होगा, प्लस अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड और स्कीम जो इस साल में डाला गया है पैसा ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, जो पैसा डाला गया है, जो ऐड किया गया है। तो बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है हमें? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, उसको हम FAVG बोल रहे हैं। और उस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली ये ओपनिंग, सॉरी, ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। नो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग जो बैलेंस है इसमें लिखा ना, ये एज ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लस अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द स्पेसिफाइड फंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च, यानी क्लोजिंग। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 विच इज कॉल्ड एवरेज। सो इसीलिए हम इसको बाय 2 करते हैं दोस्तों, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो FAVG को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ये आ गया I अपॉन FAVG। तो बेसिकली I अपॉन FAVG अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा, R। I अपॉन FAVG इज R। R एक तरह से रेट आ गया। रेट मतलब कितना इनकम एक्रू है डिवाइडेड बाय कितने अमाउंट पर, कितना इनकम एक्रू है कितने अमाउंट पर। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 से हम एक एवरेज बैलेंस पे आ जाते हैं, और एवरेज को से पता लगाना है कि कितना इनकम ड्यू है, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो उसको
आर के साथ मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट इज हियर, व्हाट इज PC1? PC1 इज aggregate of the amount employers contribution excess of 7.5 lakh to a specified fund or scheme for the previous year or years commencing on or after 1/4/2020 other than the current previous year. तो बेसिकली करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के यानी पिछले प्रीवियस ईयर्स का PC1 की इंफॉर्मेशन. अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इंफॉर्मेशन पिछले सालों की है, मतलब करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के है. इज दैट क्लियर? सो जब मैं रिटर्न निकालने जा रहा हूंगा, इस साल का इंटरेस्ट एक्रू निकालने जा रहा हूंगा, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे सिंपली इस साल के इंटरेस्ट निकालने के लिए कि कितना इनकम आपको टैक्सेबल होगा एज अ परक्विजिट, वो निकालने के लिए आपको PC डिवाइडेड बाय 2 करना है. नाउ व्हाट इज PC? मैंने आपको बताया, जो अमाउंट उस 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उस अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को हम PC बोलते हैं, और डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई करना है उसको R के साथ. नाउ व्हाट इज R? वो मैंने आपको बताया, I/FAVG, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. नाउ व्हाट इज I का मतलब यहां पर क्या है, जितना इनकम एक्रू हुआ है ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, डिवाइडेड बाय FAVG का मतलब क्या है, ये एवरेज है बेटा. एवरेज क्या है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जो फंड में जो बैलेंस है उनका एवरेज. ठीक है, तो उससे एक रेट आ जाएगा, वो रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद प्लस करेंगे पिछले सालों का जो अमाउंट है उसको, और पिछले सालों का जो रिटर्न है जिसको हम लोग PC1 बोलते हैं, पिछले सालों का अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, प्लस TP1. TP1 इज एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट, जो पिछले साल का था वो वाला. दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अगेन रेट से, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा इस साल का क्या टैक्सेबल परक्विजिट होना चाहिए. ठीक है, अब ये समझने के लिए, मुझे पता है इतना आसान नहीं है ये फॉर्मूला, तो ये समझने के लिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों. ये देखो, अच्छा कुछ और बातें हैं जो नोट में मैंने दी हुई हैं, ध्यान से देखना. वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ TP1 एंड PC1 exceed the amount or aggregate of the amount of the balance or credit of specified fund or scheme on the first day of the current previous year, then the amount in excess of the amount or aggregate of the amount of the said balance shall be ignored for purpose of computing the amount or aggregate of amount of TP1 और PC1. So basically TP1 और PC1 तब कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर where the amount or aggregate of the amount of TP1 and PC1 exceeds the amount or aggregate of the amount balance to the credit of specified fund or scheme as on first day of the current previous year. अगर वो करंट प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस है उससे TP1 और PC1 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमें इग्नोर करना है इस एक्सेस अमाउंट को. समझ गए? तो TP1 क्या है, पिछले सालों का है, PC1 क्या है, पिछले सालों का है, और ये अमाउंट अगर हमारे इस साल के ओपनिंग बैलेंस से ज़्यादा है तो हमें उस एक्सेस को इग्नोर करना है, वो ये कहना चाहता है. ठीक है जी. इट मे बी नोटेड दैट सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला नेमली PC1 एंड TP1 इनटू R विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021. तो प्रैक्टिकली ये ईयर, ये क्योंकि आया ही, अमेंडमेंट कब से आया है बेटा, 1/4/2020 से आया है, और ये अब से एप्लीकेबल हुआ है, तो इसलिए वैसे भी पिछले सालों की कोई बात की जा नहीं सकती. इसी रीजन से प्रीवियस ईयर 2021 को तो करना है हमें इग्नोर, और ये हमेशा ही जीरो होगा. इसका जीरो होने का रीजन आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि आपको पिछले सालों की इंफॉर्मेशन आपको दी ही नहीं होगी. आगे देखो, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आओ जरा पढ़ लेते हैं. सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टुवर्ड्स RPF टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर ए. मिस्टर ए हैज ऑल्सो मेड इक्विवेलेंट इन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तो करेगा ही. बैलेंस इन RPF एज ऑन 1/4/20 इज 32 lakhs. इंटरेस्ट एक्रूड इन हिज RPF ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 2020-21 इज 344,250. The taxable perquisite under 17(2)(7)(a for previous year 2021 will be computed in the following manner. So अब आपको क्या करना है, आपको taxable perquisite फाइंड आउट करना है. ठीक है, इंटरेस्ट वाला, कि इंटरेस्ट का कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये जो क्लॉज है ना बेटा, ये इंटरेस्ट के लिए, और सिर्फ 7 बोला जाता है तो वो सिर्फ वो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट था. अब यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि आपका TP क्या है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला लगाया PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R. ठीक है, अब PC क्या चाहिए, PC इज एक्सेस अमाउंट आउट ऑफ 7,50,000. तो 7,50,000 से ज़्यादा कितना है मेरे पास, वो है 1 लाख. 7.5 लाख से ज़्यादा है 8.5 लाख, है ना, कितना, 1 लाख. 1 लाख डिवाइड बाय 2. अब मुझे क्या करना है, R निकालना है, और R क्या होता है बच्चों, I/FAVG.
वो हमें सॉल्व करना होगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व करा है इसको R को I अपॉन FAVG, बट पहले I चाहिए होगा। और I क्या है? अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। चेक करो I के बारे में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, I के बारे में 344250, ये हमारा I हो गया। और FAVG क्या होगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस, है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग बैलेंस तो आपको दिया ही हुआ है, RPF का 32 लाख रुपए दिया हुआ है, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। प्लस अब हमें इस 32 लाख के अंदर क्या करना है? ऐड प्लस कर देंगे इस साल का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.5 लाख, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 8.5 लाख, और 344250 जो इंटरेस्ट है, ये टोटल हमारा ऐड हो जाएगा जो कि बन जाएगा 5244,250। ये हमारा आ गया टोटल क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना होता है ना, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 विल बी 42,22,125। ये हमारा आ गया FAVG। तो I अपॉन FAVG करते हैं तो इससे एक रेट आ जाता है हमारे सामने जिसको हम R बोलते हैं, और वो रेट है 0.08153, यानी 8.153%। ठीक है, अब ये रेट आ गया है, इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करना था तो मैंने कर दिया, ये देखो। प्लस मैंने कहा ओल्ड बैलेंसेस तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई और वो देगा भी नहीं इनिशियली, अभी इस साल के सॉल्व करने के लिए जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि पिछले साल तो था ही नहीं ना, ये आया ही कब से, एप्लीकेबल ही कब से हुआ है? 1420 से। तो इसीलिए पिछले साल की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर आएगी नहीं इन 2.008,153, तो जो कि 0 ही हो जाएगा। सो बेसिकली 1 लाख डिवाइड बाय 2 यानी 50,000 इंटू 0.08153 जो कि आएगा 4077, जो हमारा TP यानी टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा। मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? तो आसान है, बिल्कुल आसान है, एक दो बारी प्रैक्टिस करने की, एक दो बारी समझने की ज़रूरत है, दैट्स इट, आपका कवर अप हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको कवर अप करना है। साइमल्टेनियसली इसी के जैसा मैंने एक एग्जांपल और तैयार किया है जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसके आंसर मेरे पास हैं, आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजोगे, मैसेज करोगे, टेलीग्राम पे ही भेज दो चाहे, ठीक है, आप मुझे मैसेज करोगे और जैसे आप मुझे मैसेज कर देते हो, ठीक है, मैं आपको एक करेक्ट आंसर उसका दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, सैलरी से रिलेटेड तो एक ये छोटा सा अमेंडमेंट ये था, और उसके बाद एक फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। द लास्ट डेट ऑफ इंटीमेशन, बेटा आधार का पैन के साथ लिंकिंग कराना जरूरी है। बहुत टाइम से चर्चे चल रहे हैं इसके ऊपर, बहुत टाइम से बात चल रही है, और बहुत सारे लोग हैं नलायक, बेशरम, डफर लोग जो आज तक आधार को पैन के साथ लिंक नहीं करा पाए। और अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, कहा कि भाई 30 जून 2021 तक अब करवा देना, पहले ये डेट पोस्टपोन हो के 31 मार्च तक की गई थी, गवर्नमेंट ने अब ये नोटिफिकेशन निकाल के इसको 30 जून कर दिया गया, तो 30 जून 2021 तक करवा देना, ये बात करी गई है। आपको बस इतना ही याद करना है। समझ में आ गई बात? सो दैट्स इट फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स दोस्तों। तो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कुछ नोटिफिकेशंस वाले, कुछ खास अमेंडमेंट्स तो नहीं थे, तो आप लोग इसको प्लीज़ कवर अप कीजिए और इसको क्या कहते हैं, इसके एक आधा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मैंने बोला वो प्रैक्टिस करें और कंप्लीट करें स्टडी मैट को, ICAI के मॉक टेस्ट पेपर्स, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, इन सब चीज़ों को कवर अप करना है दोस्तों। ठीक है जी, तो दैट्स इट। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।